बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 33 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स का। नया टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो चलिए बुक की जाने बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कह रहे जी, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे of presenting information about the relation between various quantities। तो कह रहे हैं कि ग्राफ जो है हमारे पास एक पिक्टोरियल है, यानी सचतर तरीका है ज़ाहिर करने का मालूमात को जो हमारे पास ताल्लुक़ होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान, उनको जो है वो शो करने के लिए एक बेहतरीन और सचतर तरीका है, ज़बरदस्त किस्म का। द क्वांटिटीज़ बिटवीन which a group is plotted are called variables। ठीक है, तो जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ जो है वो ड्रा किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जो कि तब्दील होती हैं, वेरी करती हैं। वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी द वैल्यू विच वेरीज विद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो देखें, दो बातों का जिक्र हुआ यहाँ पे कि कहते हैं कि एक क्वांटिटी जो इन क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ादाना या किसी पे जो है वो गैर मुनहसर हो। ठीक है, और जबकि हमारे पास दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट कहलाती है। डिपेंड करना, किसी पे इन्हिसार करना। ठीक है, तो अब किस तरह होगी इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि देखिए, आप जो है वो डिफरेंट डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ तरह के आप ग्राफ्स जो है वो देखते हैं। आप जो है वो जब मैच हो रहा होता है क्रिकेट का, तब आप देखते हैं कि बॉल्स, ओवर्स और रन्स के दरमियान होता है। ठीक है, ग्राफ होता है जिससे आपको एक ही नज़र में पता चल जाता है कि किस ओवर में सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो हुआ है और किस ओवर में सबसे कम स्कोर हुआ है। तो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ग्राफ से हमें एक ही व्यू के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली मिल जाती है। डाटा को एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। एक ही नज़र के अंदर हम जो है वो देख लेते हैं कि किस जगह पे क्या वर्क हुआ है। तो देखेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझाने के लिए हम इधर आते हैं ज़रा। इसमें कह रहा है कि डू यू नो अ ग्राफ में आल्सो बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ सच एज टू शो ईयर वाइज ग्रोथ। कहता है कि ग्राफ जो है वो हमारी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आप जो है वो ईयर वाइज ग्रोथ, अपनी साल के लिहाज से ग्रोथ जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, आप उसके लिहाज से अपनी जो है वो एक्सपोर्ट देख सकते हैं मुल्क की। ठीक है, कि आपके सालाना जो है वो साल के हिसाब से आपकी जो एक्सपोर्ट हैं, जो आपने जो है वो बरामद किया है, उसको देख सकते हैं। मंथ वाइज रेनफॉल, आप माहाना जो है वो कितनी बारिश हुई है, ठीक है, वो देख सकते हैं। पेशेंट्स टेम्परेचर रिकॉर्ड, एक जो है वो टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा जा सकता है पेशेंट का, महीनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, साल के हिसाब से। ठीक है, और रन्स पर ओवर स्कोर्ड बाय अ टीम एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो कह रहा है कि एक जो है वो अपना रन्स भी देखे जा सकते हैं। तो अब देखें, आपको जो है वो ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे, मैं जूम कर लेता हूँ। अभी देखें, इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिखाया गया है कि लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। ठीक है, हमारे पास जो है वो 2001 से लेके 2005 तक जो है वो चावलों की जो बरामद की गई है। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि अंदर मंगवाना, यानी मुल्क के अंदर कोई चीज़ आना। ठीक है, तो देखें, एक्सपोर्ट हुई है हमारी, तो वो कितनी हुई है 2001 टू 2005, मुख्तलिफ जो है वो हुई है। किसी साल में ज़्यादा हुई है, किसी साल में कम हुई है। तो अब ये देखें, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नीचे आपके पास स्केल है, इस जगह पे जो स्केल होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम नीचे लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम यूजुअली वाई एक्सिस पे लेते हैं, इस तरफ। ठीक हो गया। अब देखिए, इंडिपेंडेंट के किस तरह से मज़ीद आपको समझ आएगी इंडिपेंडेंट की, कि देखिए जो साल है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। इसका जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े चाहे ना बढ़े,
इनका ताल्लुक एक्सपोर्ट के साथ नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास वक्त रुक जाए तो क्या हम चावल एक्सपोर्ट कर सकेंगे? अगर सारा टाइम रुक जाए तो हम चावल कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? हर चीज़ तो रुक जाएगी। तो इट मीन्स कि टाइम बढ़ेगा तो ही हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। अगर 2004 के बाद 2005 ना आता तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती? तो इट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट हैं वो मुनहसर हैं टाइम के ऊपर। ठीक है, टाइम बढ़ा तो ही एक्सपोर्ट बढ़ी। ठीक है, इस तरह से। तो इंडिपेंडेंट है, टाइम ने तो गुजरना ही गुजरना है, तो लिहाजा जो साल हैं वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मुनहसर नहीं है कि भी कोई चीज़ बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, नहीं, सालों ने तो जाना ही जाना है। जैसे आपकी एज है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट हुए साल, और ये जो था एक्सपोर्ट ये आपके पास डिपेंडेंट है, और जो ईयर्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो जी आप देख रहे हैं कि इस तरह मुख्तलिफ तरह से ये ग्राफ जो है वो बनाया गया। अब नीचे वाले ग्राफ पे आते हैं जो कि हमारे पास है रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम। इसमें देखें ओवर्स हैं आपके पास नीचे लिए हुए, ये क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट, और ये जो रन्स है स्कोर्ड ये क्या है डिपेंडेंट है। कैसे भाई? देखिए अगर ओवर ही ना करवाएं, अगर मैं और आप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हो और आप जो है वो बैटिंग कर रहे हो और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं अगर बॉल ही ना करवाऊँ तो आप रन्स कैसे मार लेंगे? ठीक है, आप कैसे जो है वो 6 और 4 जो है वो छक्का चौका जो है वो लगा लेंगे? तो इम्पॉसिबल होगा। तो इट मीन्स कि जो आपके रन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ओवर्स पे। मतलब मैं बॉल्स करवाऊँगा, ओवर्स कंप्लीट होंगे तो ही आपके जो है वो रन्स बढ़ेंगे, और वो भी अगर आप अच्छे खिलाड़ी हुए तो, वरना तो आउट हो जाएंगे। तो खैर ओवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट थे तो हमारे पास नीचे लिए एक्स एक्सिस पे, और स्कोर जो है रन्स जो है वो हमारे पास डिपेंड है किसके ऊपर? ओवर्स के ऊपर, के ओवर्स बढ़ेंगे, बॉल्स होंगी तो ही स्कोर्स होंगे, तो उसे हमने देखें वाई एक्सिस की जानिब लिया हुआ है। तो जी इस तरह से ये ग्राफ जो है वो आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है। इसमें अब क्या है, इसमें देखें दिखाया गया है कि कब कब जो है वो यहाँ पे जो डॉट्स लगाए गए हैं गोल गोल से आपको नज़र आ रहे होंगे, सर्कल छोटे छोटे, यहाँ पे बताया गया है कि भाई कब जो है वो विकेट्स गिरी हैं, फॉल ऑफ विकेट्स, और उसके बाद जो है वो स्कोर दिखाए गए हैं कि पहले जो है वो कितने स्कोर हुए पहले ओवर में, ठीक है, दूसरे में कितने। ठीक है, तो यहाँ 10 ओवर्स का बाद जो है वो लगाई गई है। तो अब हमने देखना हो बिल्कुल कि स्कोर कितने हुए, हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर इधर गिराएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर इधर गिराएंगे, तो हमारे पास जो है वो ईजिली पता चल जा सकता है कि किस पॉइंट के ऊपर क्या रन्स हुए। ठीक है, इस तरह अभी ये इस पे देखना हो कि 50-40 के ऊपर इधर से इधर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पे, तो हमें जो है वो रन्स नज़र आ सकते हैं। खैर जी ये तो एग्जांपल्स थी। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ्स। पता है कि ये हमारे लिए बड़ा काम की चीज़ है कि हम जो है वो मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को ग्राफ के ज़रिए शो करें। द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है कि जब एक मोशन जो है वो सीधी लाइन में होती है, ठीक है, तो जो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इंटरचेंजेबली है। आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस लिख सकते हैं, कह सकते हैं। कैसे भाई? लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? फासला। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान बस फासला हो। ठीक है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सीधी लाइन हो वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो अब जब ये है सीधी लाइन भी है और फासला भी है, तो इट मीन्स यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि लाइन जो सीधी है। अब अगर हमारे पास इसके लॉन्ग अगर हमारे पास मूवमेंट होगी तो वो जो होगी आपकी स्पीड भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब यही डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो इसी को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि आपके पास जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट होती है तो वही आपकी स्पीड होती है और वही आपकी वेलोसिटी होती है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सीधी होती है, तो उसको आप स्पीड भी बोल सकते हैं अगर आप उस डिस्टेंस ओवर टाइम ले लें, और उसी को आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ले लें। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी
आर आल्सो यूज इंटरचेंजेबली, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस वाइल वर्टिकल एक्सिस शो द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक तो आपको समझ आ गई कि स्पीड और टाइम जो है वो स्पीड क्या थी बेसिकली, कि जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो इट मीन्स के स्पीड के अंदर हम गलियां भी मोड़ सकते हैं और देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस के ऊपर हमारा जो है वो टाइम कितना लगा, वो हमारी होगी स्पीड। लेकिन वेलोसिटी के अंदर हमारी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होती है, सीधी लाइन में होती है, ठीक है। तो जब है वही सीधी लाइन में तो वही हमारी वेलोसिटी है और उसी को हम स्पीड भी डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल जी, अब कह रहा है कि टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस। चूँकि टाइम हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम ने चलना ही चलना है, तो लिहाजा टाइम को आप कहाँ पे लेंगे, हमेशा हॉरिजेंटल पे लेंगे। ठीक हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल है। और जो आपके पास डिस्टेंस है वो उसको आप कहाँ पे लेंगे, वर्टिकल पे लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आप जब टाइम रुक जाए, फ़र्ज़ करें आप कहीं जा रहे हो बाइक के ऊपर और वक्त रुक जाए तो आप क्या हो गए, आपकी गाड़ी भी रुक जाएगी, ठीक है, हर चीज़ रुक जाए तो इट मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो टाइम चलेगा, टाइम जो है वो गुजरेगा तो ही आपकी गाड़ी मूव करेगी। ठीक हो गया, तो लिहाजा टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर, टाइम ने तो गुजरना है, तो लिहाजा ये टाइम इंडिपेंडेंट है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को आपने वर्टिकल एक्सिस पे लिया और टाइम को जो है वो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया। अब जनाब ये तो आपने ले लिया, अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट। तो हमारे पास रेस्ट के अंदर किस तरह से ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। कह जी, इन द ग्राफ शोन इन द फिगर 2.18 द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट with time is 0, that is the object is at rest, thus a horizontal line parallel to the time axis on a distance time graph shows that speed of the object is 0। तो कहता है कि आपको देखें जी, यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, और अब किसको ये शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर शो कर रहे हैं। यानी कि क्या हुआ कि आपके पास जो है वो टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ जा रहा है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो नहीं बढ़ रहा। देखिए ना, ये लाइन आपकी जो है वो बिल्कुल इस तरफ को लगी हुई है सीधी, ठीक है। इट मीन्स क्या हो रहा है, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन ऊपर को लाइन नहीं जा रही। ऊपर को क्या है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ना है ना। ये देखें, इस तरफ को अगर आपकी लाइन थोड़ी सी ऊपर को उठती, यहाँ से ऐसे जाती, तो इट मीन्स होना था कि टाइम भी बढ़ रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट लाइन ऊपर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब लाइन इस तरफ को जा रही है, इट मीन्स टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी लाइन जो है वो ऊपर को सफ़र तय नहीं कर रही। तो इट मीन्स के ऊपर क्या था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा तो इट मीन्स कि आपकी जो चीज़ है वो रुकी हुई है। यानी कि आप जो है, अब वो लाइन यहाँ भी क्यों लगी है भाई, यहाँ भी क्यों नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें, आप घर से चले, ये था आपका घर, ये 0, और घर से चलने के बाद आप जाके कहाँ रुक गए, अपने दोस्त के घर, और दोस्त के घर जनाब इतनी देर आपने 15 मिनट बैठ ले, देखें ना ये 15 मिनट्स हैं। तो अब क्या हुआ, उतनी देर आप रेस्ट में रहे, ठीक है। तो वही दिखाया गया आपको कि आपका जो ये वाली लाइन है ये रेस्ट को शो कर रही है कि आप यहाँ से यहाँ तक आए और इसके बाद यहाँ से मज़ीद आपने सफ़र तय नहीं किया, ठीक है, और आप जो है वो इधर ही रुक गए, ठीक है। और जो टाइम ग्राफ बना है वो आपका दोस्त के जब आप घर थे वहाँ से बनाया गया है, आपके घर से आपके दोस्त का ग्राफ जो है वो ये नहीं है। तो ये थी जी एग्जांपल, इससे मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ तरह की मोशंस को। तो रेस्ट की ये मोशन है, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई चीज़ जो है वो चल नहीं रही, डिस्टेंस ऊपर को नहीं जा रही लाइन, तो इट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं बढ़ रहा, तो इट मीन्स के वो जो है वो ऑब्जेक्ट वो स्टैटिक हालत में है, रुका हुआ है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो 0 है। तो ये था जी हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड के साथ है। यानी अब देखिए जी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी याद कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड थी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है वो डिस्टेंस कवर हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और उसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। The distance time graph as shown in the figure 2.19 is a straight line. Its slopes gives the speed of the object. Consider 2 points A and B on the graph. Speed of the object, slope of line AB, distance EF over time CD is equal to 20 by 10 is equal to 2 meter per second. The speed found from the graph is 2 meter per second. अभी किस तरह से हुआ जी सारा, हम पहले ग्राफ डिस्कस करते हैं और बाद में आपको ये समझाते हैं कि किस तरह से ये स्लोप निकाली गई है। तो देखें जी ये आपके पास ग्राफ है और ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि टाइम उसने जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो वर्टिकल एक्सिस पे है। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइन है ये वाली बिल्कुल सीधी लगी हुई है और उसका जो डिस्टेंस है वो जितना इधर से है उतना ही इधर से, जितना इधर से उतना ही इधर से, ठीक है, जितना इधर से उतना ही इधर से। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइंस जो है वो इक्वल लगी हुई हैं। तो इट मीन्स कि जितना इक्वल इंटरवल है उतना ही इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय किया, फिर अगला इंटरवल जितना है उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। देख रहे हैं कि ये जितना फासला ये है उतना ही ये, उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये। तो इट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रहा है तय किया हुआ। तो अब जी यहाँ पे अगर हमने देखना हो इसकी स्पीड तो वो कह रहा है कि इसकी स्लोप ऑफ लाइन ए बी से आएगी। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी से किस तरह से आएगी कि सबसे पहले तो आपने देखना है ई से एफ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी भी जो है वो इंटरवल के जो है हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसी इंटरवल का हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है आप ज़्यादा इंटरवल का भी ले सकते हैं और कम का भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अभी बुक के अलावा जो आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या करें, सिर्फ इस इंटरवल का ले लें, इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0 से कहाँ तक गया है, 10 तक, तो 0 से 10 तक ऊपर लिख लिया। और इसके मुकाबले में कौन सा इंटरवल पड़ा हुआ है, ये 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक क्या हुआ 5, तो क्या जब इसको 10 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आंसर आ गया जी 2। तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे देखा हमने कि देखा कि 5 के अंदर 5 सेकंड के अंदर कितना फासला तय किया 10, तो हमने स्पीड कैसे निकलती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो 10 डिस्प्लेसमेंट था और टाइम आपको जो है वो 5 सेकंड लगा था, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। एक तो हमने इस तरह निकाल लिया। अब बुक वाले ने किस तरह निकाला है जी, बुक वाले ने ये किया है कि हमने एक इंटरवल लिया था, उसने 2 इंटरवल इकट्ठे ले लिए, ठीक है। ये देखें आपका ई है और ये है आपका एफ। उसने कहा भाई ई से एफ तक हम जा रहे हैं। अब ई से एफ तक कैसे गया, डिस्टेंस कितना है ई से एफ तक, 10 से लेकर 30 तक। जब आप 10 से 30 तक गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स 20 है आपकी जो है वो डिस्टेंस ई एफ, ठीक है। अब स्लोप किस तरह से निकालते हैं इस लाइन की, यानी आपने इसको डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देना है टाइम से, ठीक है। और देखिए कभी मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, कभी हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कह चुका है कि हम जो है इसको इंटरचेंजेबली डिस्कस कर सकते हैं, दोनों को नेम जो वो दे सकते हैं, क्योंकि मोशन जो वो हमारी स्ट्रेट है। उसके बाद हमने चूँकि अब इन 2 इंटरवल्स का लिया है तो इन्हीं दोनों इंटरवल्स का हमने क्या लेना है, अब टाइम भी लेना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 2 इंटरवल्स का तो डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया और टाइम सिर्फ एक इंटरवल का ले लें, नहीं, तो दोनों इंटरवल्स का लेंगे। तो दोनों इंटरवल्स कौन सी हैं, सी से डी। अब सी से डी देखें आपके पास 5 to 15 चेंज हुआ है सेकंड, तो हमने इसका टोटल निकालना हो टाइम, तो क्या करेंगे 15 में से 5 को जब माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 10। तो वही उसने किया हुआ यहाँ पे कि देखिए उसने कहा कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरह से आएगी, हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए भी आएगी। अब स्लोप किस तरह से निकाली उसने, डिस्टेंस ई एफ जो कि हमारा 20 था वो लिखा उसने। उसके बाद टाइम सी से डी तक 10 लगा, जो कि मैं समझा चुका हूँ आपको ऊपर। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड।
तो लिहाजा जी द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसमें आपने जो है वो ग्राफ बनाने हैं और इसके बाद जो हमने पढ़ा है वो भी लिखना है। ठीक है, ये वाला ग्राफ आप बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे, और बस ये वाले बेशक रहने दीजिएगा। और ये फिर आपने इसको ग्राफ को जो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं वो भी राइट आउट करेंगे और ग्राफ भी जो है वो बनाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। और इसके बाद आपने ग्राफ के साथ ये भी राइट करनी है, स्लोप ऑफ द जो लाइन ए भी हमने निकाली है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।